सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डीबीएमएस की यूनिट 4 का लेक्चर 3। अब तक हमने लेक्चर 1 और ये लेक्चर 2 देख लिए थे। हमने ट्रांजैक्शन सिस्टम से लेकर ना रिकवरेबिलिटी तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। जितने भी पीवाईक्यूज थे वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। और मैंने लेक्चर 2 के अंदर दो न्यूमेरिकल करवाए हैं, ठीक है। वो जो दो न्यूमेरिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में एक सीरियलाइजेबिलिटी के ऊपर है और एक रिकवरेबिलिटी के ऊपर है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और बहुत ईजी प्रोसेस है उनका। उन्हें कर लेना, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल है ना आपका, वो फुल मतलब कि 100% गारंटी देता है कि पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक भी मत छोड़ना। अब आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक की, तो हम पहले वो देख लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो रिकवरी सिस्टम। अगर कोई फेलियर आ जाता है तो रिकवरी सिस्टम कैसे होता है, और टाइप्स ऑफ फेलियर देखेंगे, किन किन की वजह से फेलियर आते हैं। अंडो एंड रेडो जो हमारे दो ऑपरेशंस होते हैं। जब भी अगर कोई फेलियर आता है तो हमारा देखो अंडू आपको पता है और रीडू है ना, उसके बारे में देखेंगे। लॉग बेस्ड रिकवरी क्या होती है वो देखेंगे, 2023-24 में आ चुका है। और डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन और इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन एंड देन चेक पॉइंट्स। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों हमारे जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है रिकवरी सिस्टम, ठीक है। रिकवरी सिस्टम आपको नाम से पता चल रहा है कि किसी भी अगर फेलियर से अगर हमें रिकवर करना है तो कौन सा सिस्टम काम आता है, रिकवरी सिस्टम काम आता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring द डेटाबेस कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। हमने एसिड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। उसके अंदर हमारी कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटाबेस की कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी जो है वो कौन इंश्योर करता है, रिकवरी सिस्टम हमारा इंश्योर करता है। आफ्टर फेलियर्स, ठीक है, इट रिस्टोर द डेटाबेस टू इट्स लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट यूजिंग रिकवरी टेक्निक्स, ठीक है। अगर मतलब कि आपका एक डेटाबेस है, ठीक है, आपका डेटाबेस है, उसको आपने ना एक मतलब एक स्टेज आई जहां पर वो था कंसिस्टेंट, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं थी, सारी चीजें एकदम बढ़िया थी, ठीक है। अगर कोई फेलियर आता है आगे जाकर, तो रिकवरी सिस्टम का काम है कि वो कंसिस्टेंट स्टेट तक डेटाबेस को पहुंचाए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रिकवरी सिस्टम होता है। चलो देखते हैं रिकवरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि फेलियर किस तरीके से आते हैं, ठीक है। जब ही तो हम रिकवर करेंगे अपने सिस्टम को। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ फेलियर्स। डीबीएमएस के अंदर बेसिकली तीन टाइप के फेलियर्स होते हैं। देख लेते हैं एक एक करके। फेलियर्स इन डीबीएमएस कैन अकर एट वेरियस लेवल्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड रीस्टोर द डेटाबेस टू द कंसिस्टेंट स्टेट। जल्दी जल्दी से देखते हैं इन्हें बिना देरी करे। सबसे पहला है हमारा ट्रांजैक्शन फेलियर। अगर कोई हमारा ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है। अगर व्हेन ट्रांजैक्शन कैन नॉट कंप्लीट और रीच कंसिस्टेंट स्टेट, ठीक है, मतलब कि कमिट करने से पहले जो आपका ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। वो जो ट्रांजैक्शन है किस किस वजह से फेल हो सकता है, रीजन क्या है, एक तो हमारा लॉजिकल एरर होता है, एक हमारा होता है सिंटैक्स एरर, ठीक है। जो प्रोग्रामर्स है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। लॉजिकल एरर कुछ नहीं है, एरर इन द ट्रांजेक्शन लॉजिक, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन सिस्टम जो आपका सिस्टम है उसके अंदर आपने कोई भी प्रोग्रामर ने कोड लिखने में जो लॉजिक है उसमें मिस्टेक कर दिया, ठीक है। या फिर कोई अगर इनपुट है वो हमारा गलत प्रोग्राम उसने यूजर ने दे दिया, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, लॉजिकल मिस्टेक होती है। लॉजिकल एरर जैसे कि डिवीजन बाय जीरो, अगर किसी ने जैसे इन्फिनिटी इनपुट में दे दिया है ना, तो उसे कैसे लोड करेंगे भाई। वो हमारा होता है लॉजिकल एरर। अगर कंस्ट्रेंट वायलेशन, यानी कि कोई अगर रूल है उसे तोड़ के, मतलब कि जैसे कि कोई आपका जैसे कि कोई पैसे वैसे हैं आपके, है ना, आप विड्रॉ कर रहे हो लेकिन वो पैसे अवेलेबल ही नहीं है उतने, ठीक है। ट्रांजेक्शन ट्राइज टू विड्रॉ मोर मनी देन अवेलेबल इन द अकाउंट, ठीक है। जैसे कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपये या 5,000 ट्रांजेक्शन करने की जरूरत, मतलब कि कोशिश कर रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है, लॉजिकल एरर। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आता है हमारा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई हमारी क्या बोलते हैं, सिंटैक्स में एरर आ जाए। सिंटैक्स तो आपको पता होगा, कॉज्ड बाय सिस्टम इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, लाइक डेडलॉक, रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी, ठीक है। मतलब डेडलॉक कब आता है कि अगर दो जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो किसी एक रिसोर्स के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट करते रह जाएं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, डेडलॉक होता है। ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंटैक्स एरर होते हैं। द डीबीएमएस में टर्मिनेट द ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें डीबीएमएस क्या करता है कि अपने आप ही जो पूरी ट्रांजेक्शन है उसे बंद कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है हमारा कि अ ट्रांजेक्शन फेल ड्यू टू डेडलॉक, ठीक है। अगर कोई ट्रांजेक्शन डेडलॉक की वजह से फेल हो जाता है तो वो हमारा सिंटैक्स एरर के अंदर आता है, ठीक है।
तो सिंटैक्स एरर लॉजिकल एरर बहुत बेसिक है, मैं आपको इसमें क्या बार बार बताऊं, ठीक है। अब बस एग्जांपल याद रखना है इनके, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम क्रैश। अगर आपका पूरा सिस्टम है जो क्रैश हो जाता है ना। आपका सिस्टम जैसे कि अगर ड्यू टू इशू एट सिस्टम लेवल, लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अगर आपका कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में से कोई चीज़ जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारा सिस्टम क्रैश के अंदर आ जाता है। यानी कि अगर आपकी पावर फेलियर हो गई, सडन लॉस ऑफ पावर हॉल्ड द सिस्टम, है ना। मतलब आपकी ट्रांजेक्शन आप काम कर रहे थे और तुरंत ही आपका जो सिस्टम है बंद हो जाता है, आपकी जो पावर है वो लॉस हो जाता है, फेल हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारा एक हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा हार्डवेयर फेलियर, ठीक है। हार्डवेयर फेलियर यानी कि मतलब कि आपके कोई कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, लाइक रैम प्रोसेसर कुछ उसके अंदर डिफॉल्ट आ जाता है, वो हो गया। सॉफ्टवेयर फेलियर में लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर आपका डीबीएमएस लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, उसके अंदर कोई एरर आ गया, तो वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर फेलियर। अब देखो, फेल स्टॉप अजम्पशन, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मतलब कि देखो ये जो सारी चीजें होती हैं इसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो स्टोरेज है नॉन वायलेट स्टोरेज है, यानी कि मतलब हमारी जो हार्ड ड्राइव है, ठीक है। हार्ड ड्राइव हमारी जो एक्सटर्नल स्टोरेज होती है ना, वो जो है हमारी फेल नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा अगर डेटा हार्ड ड्राइव के अंदर सेव है तो हमें वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सेकंड होता है सिस्टम क्रैश। सिस्टम क्रैश। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क फेलियर, ठीक है। ये हमारा डिस्क लेवल पर फेलियर होता है, मतलब कि आपकी जो डिस्क है, आपकी जो स्टोरेज मीडिया है वो आपकी फेल हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि बैड सेक्टर्स आ जाएं अगर उसके अंदर आपने डिस्क अगर आपने पढ़ी है सीओए के अंदर, तो उसके अंदर कुछ सेक्टर्स होते हैं आपकी डिस्क के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से डेटा जो है स्टोर होता है, ठीक है। अगर उसके डिस्क के किसी पार्ट में करप्शन आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा बैड सेक्टर के अंदर आ जाता है। हेड क्रैशेस, जहाँ से मतलब जो आपका की जो डिस्क है वो रीड करती है डेटा, है ना, या फिर राइट करती है, उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाए। डिस्क अनरीचेबिलिटी, अगर आप डिस्क को री एक्सेस ना कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। ये मैं काफ़ी मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है काफ़ी बस आपको रीड करके चीज़ें समझ में आएंगी और आप इन्हें लिख कर आ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। डिस्क फेलियर का इम्पैक्ट क्या होता है कि पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ स्टोर डेटा हो जाता है। हम हमेशा जो है ना, ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर जो बेस्ड होते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, डिपेंड होते हैं हमारी जो स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। मतलब कि जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज होती है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अगर सिस्टम भी अगर फेल हो जाता है तो हम भाई अपनी हार्ड हार्ड जो ड्राइव है उसके अंदर से निकाल लेंगे, लेकिन अगर वो भी हमारी लॉस हो जाती है तो भाई कंप्लीट हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। रिक्वायर्स बैकअप बैकअप रीस्टोरेशन और स्पेशलाइज्ड रिकवरी टूल्स, है ना। आजकल क्या हो गया है कि क्लाउड्स पे हम डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। तो हम क्लाउड्स पे अपना बैकअप भी रख सकते हैं, है ना। और अगर किसी और चीज़ में अगर रखना चाहें तो बैकअप हमारा यहाँ पर बहुत काम आता है, ठीक है। सो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ फेलियर्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप से हमारा जो पूरा डेटा है वो लॉस हो सकता है, हमारी जो ट्रांजेक्शन हैं वो फेल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दो ऑपरेशन हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, अंडू एंड रीडू, ठीक है। सो अंडू का फुल फॉर्म क्या होता है, अंडन इसका मतलब होता है जब भी आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो और आपने उसे सेव नहीं करी है, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो और आपने उसे सेव नहीं किया और आप क्या करते हो, उसे डिलीट कर देते हो, ठीक है। लाइक डिलीट हो गया या फिर आपसे कुछ दिक्कत हो गई, वो हट हट गया, ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर से। तो आप क्या करते हो, कंट्रोल जेड दबाते हो और वो क्या हो जाता है भाई, अंडो हो जाता है, ठीक है। मतलब कि वो प्रोग्राम वापस से आ जाता है, आपने सेव भी नहीं किया होता तब भी आ जाता है, ठीक है। तो वही हमारा अंडो होता है। चलो पढ़ते हैं, रिवर्स चेंजेस मेड बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन। तो बस ये याद रखना है कि अगर कोई किसी ट्रांजेक्शन ने कमिट नहीं किया है, ठीक है। देखो ट्रांजेक्शन के अंदर दो स्टेट हमें याद रखने हैं, एक तो हमारा स्टार्ट होता है और एक होता है हमारा कमिट, ठीक है। अगर किसी ट्रांजेक्शन ने स्टार्ट तो किया है लेकिन कमिट नहीं किया है, तो उसमें हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, अंडू ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। इफ अ ट्रांजेक्शन फेल्स और अबॉर्ट, मतलब कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कमिट करने से पहले फेल हो जाता है या फिर मतलब अबॉर्ट हो जाता है, तो उस पे हम क्या लगाते हैं, अंडू लगाते हैं, ठीक है। इट्स चेंजेस टू द डेटाबेस मस्ट बी रोल्ड बैक टू द मेंटेन कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसका लें तो हमारे पास T1 है जिसने ए के अंदर राइट किया, देन बी के अंदर राइट किया और वो क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, वो फेल हो गया। सो अगर वो फेल हो जाता है बिना कमिट करे, है ना, यहाँ पर इसने कमिट तो किया नहीं है, तो अगर हम अंडू चेंजेस करेंगे तो ए हमारा ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाएगा और बी भी हमारा ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाएगा, तो जिससे कोई भी फेलियर नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी डेटा के अंदर। तो यही हमारा अंडू होता है। अब रीडू क्या होता है, रीडू बेसिकली ये होता है कि वहां पर हमारा कमिट से पहले हम अंडू लगाते हैं अगर हमारे पास ट्रांजेक्शन के पास हमारा स्टार्ट भी है ना, और ट्रांजेक्शन के पास हमारा कमिट भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रीडू लगा देते हैं और वो हमारा वापस इसी स्टेज पे पहुंच जाता है, ठीक है।
सो रीअप्लाइज चेंजेस मेड बाय कमिटेड ट्रांजेक्शन टू एंश्योर ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि किसी ने अगर कोई चेंजेस करे थे तो उसी पर वापस पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पर इसने 100 लिखा था ना और यहाँ पर इसने 200 लिखा था, तो वो 200 और 100 पर वापस पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पर क्या था कि उससे पहले जो चीजें होंगी वहां पर पहुंचेगा, ठीक है। सो रीडू मतलब ये होता है। सो रीडन मतलब कि वापस चीजें करना, ठीक है। सो रीडू क्या होता है, इफ सिस्टम क्रैश अकर आफ्टर, हाँ, if a system crash occurs after a transaction commits but before the changes are written to the databases, ठीक है। सो मतलब कि आपका कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है, लाइक T1 है, उसने सबसे पहले डेटा को रीड किया, ठीक है, फिर राइट किया और फिर उसने कमिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कमिट करते ही डेटाबेस के अंदर क्या होगा, चेंजेस हो गए होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर कमिट करने के बाद यहाँ पर कोई फेलियर आ जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपके डेटाबेस के अंदर चेंजेस हुए थे वो वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आती इससे। अब मतलब कि ये इसका एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार क्या बताऊँ, ये हमारा रीडू और अंडू होता है, ये थोड़े से आगे काम आएंगे। तो बस इतना दिमाग में ध्यान रखो, मैंने आपको बस दो चीजें बताई हैं। अगर ट्रांजेक्शन के पास स्टार्ट है, ठीक है, और कमिट नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप करते हो अंडू, ठीक है। और अगर ट्रांजेक्शन के पास स्टार्ट भी है और ट्रांजेक्शन के पास हमारा कमिट भी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, रीडू, ठीक है। बस ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। चलो जल्दी से देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट आता है लॉग बेस्ड रिकवरी। अब फेलियर हो गया, अब हमें रिकवरी भी तो करनी पड़ेगी, है ना। तो लॉग क्या होते हैं, मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बताया था कि लॉग होते हैं हमारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, जहाँ पर हमारा जो भी डेटा होता है वो सारा क्या होता है, सेव होता है, ठीक है। सो हमारा लॉग बेस्ड रिकवरी 2023-24 में भी आया था, तो इम्पोर्टेंट तो है ही है ना। सो अ लॉग इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर्ड इन स्टेबल स्टोरेज टू अनेबल रिकवरी ऑफ डेटाबेस आफ्टर फेलियर, ठीक है। सो बेसिक सी बात है, लॉग एक हमारा क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। मतलब कि जैसे दुकान वालों के पास कोई भी बंदा आता है और उधार लेता है या फिर कोई बंदा कुछ सामान लेता है, तो वो सारी चीजें एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो हमेशा हमारे किसके अंदर सेव होते हैं, लॉग के अंदर सेव होते हैं, ठीक है। तो लॉग हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है जब हमारा जो सिस्टम में फेल हो जाए, है ना, उसे रिकवर करने में। तो ईच डेटाबेस ऑपरेशन इज लॉग्ड बिफोर इट इज अप्लाइड, ठीक है। मतलब कि जो भी डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस होते हैं वो लॉग्ड होते हैं, मतलब कि पहले लॉग के अंदर सेव होते हैं, ठीक है। तो एक बात और ध्यान में रखो, हमेशा हमारा जो लॉग होता है, मतलब हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग लॉग नहीं बन रहे होते, ठीक है। सिर्फ एक डीबी के लिए, एक डेटाबेस के लिए पूरा एक लॉग बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, अगर 2 नंबर में मतलब पूछ लेता है तो आप बता पाओगे, ठीक है। सो अब लॉग हमारे मेंटेन कैसे होते हैं, जैसे कि आपका ट्रांजेक्शन है तो लॉग मेंटेन कैसे होंगे। सो देखो, लॉग के अंदर बेसिकली 4 होते हैं, मतलब 4 ही पार्ट होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है जब भी आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है तो आपका एक लॉग लॉग आता है ऐसे करके, T n, यानी कि अगर T1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, T1 n स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा इंडिकेट करता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। अब आता है मॉडिफिकेशन लॉग। मॉडिफिकेशन लॉग में क्या होता है, अगर आपके जो ट्रांजेक्शन है उसने कोई भी राइट कमांड को यूज किया है, राइट ऑपरेशन को यूज किया है, ठीक है। जैसे कि T1 ने राइट किया ए को, ठीक है, तो वो हमारा क्या आएगा, मॉडिफिकेशन लॉग में आएगा। उसमें क्या क्या चीजें आप लिखोगे, पहले तो आप T n, यानी कि आपका जो T1 है तो T1 लिखोगे। फिर किसके अंदर आपने राइट किया है वो लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर अकाउंट बैलेंस के अंदर राइट किया है। अकाउंट बैलेंस की पहले क्या वैल्यू थी, लाइक यहाँ पर 1000 वैल्यू थी, और बाद में आपने जो राइट करी है वो वैल्यू क्या है, आपने 1200 राइट करी है, तो ये आफ्टर वैल्यू आ गई, ठीक है। जैसे कि ए की वैल्यू पहले 50 थी और आपने राइट कर दी ए की वैल्यू 70, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 50, यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा 70, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आता है हमारा कमिट लॉग। जैसे ही कोई भी कमिट आ जाएगा T1 के अंदर तो आप लिख दोगे Tn कमिट, ठीक है। ये इंडिकेट करेगा कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है। अब अगर कमिट से पहले बाद में कभी भी अगर अबॉर्ट आ जाता है, ठीक है, फेलियर आ जाता है, तो आप क्या लिख दोगे, Tn बॉट, ठीक है, मतलब कि फेलियर हो गया, ठीक है इसमें। तो आई होप आपको ये जो चारों ऑपरेशन है समझ में आ गए होंगे। कभी कभी पूछ लेता भाई लॉग बेस्ड रिकवरी के अंदर तो लिखना ही पड़ेंगे, है ना। तो और देखो, मैं ना ये इससे ना पूरा एक बता भी देता हूँ आपको एग्जांपल, जिससे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसी वजह से लेक्चर बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक T1 है, उसने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए। सबसे पहले उसने रीड किया ए को, ठीक है। उसने क्या किया, ए इक्वल टू ए प्लस 50 किया। इनिशियल वैल्यू मान के चलते हैं एक ही है हमारी, 20, ठीक है। और फिर राइट किया ए को, ठीक है।
और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया कमिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा हमारा ट्रांजैक्शन है, इसका जो लॉग है वो कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो आपका बनेगा T1 स्टार्ट, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पर आया रीड ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, रीड ऑपरेशन पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर आया हमारा ये A = A+550, इसने राइट किया नहीं किया, इसने क्या किया, अपनी जो लोकल मेमोरी है उसके अंदर चीज़ें करी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने किया राइट परफॉर्म है ना ए पर, ठीक है। तो इसने क्या करना है, आपको T1 आपको लिखना है ए, पहले क्या थी वैल्यू ए की 20, और फिर आपको क्या लिखनी है पहले थी 20, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर 50 प्लस किया तो बाद में क्या वैल्यू हो गई हमारी 70, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 70 लिखना है, ठीक है। अब क्या आया, आपका कमिट आ गया, ठीक है, तो आपको लिखना है T1 एंड कमिट, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, लॉग बन गया इस वाले ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो ये जो हमारा लॉग है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग कैसे लिखा जाता है। और अब हम आगे समझेंगे कि और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखो डेटा मॉडिफिकेशन अप्रोचेस, ठीक है। जब भी हमारा देखो लॉग आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्या होता है ना। अब है ना, अब हमारी आती है डेटा मॉडिफिकेशन अप्रोचेस। बेसिकली दो होती हैं, पहली होती है हमारी डिफर्ड डेटा बेस मॉडिफिकेशन, दूसरी होती है हमारी इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। मतलब कि जब आपका जो डेटाबेस है मतलब कब मॉडिफाई होगा, ठीक है। जब आपका ट्रांजेक्शन काम कर रहा है तो डेटाबेस उसके हिसाब से कैसे कैसे मॉडिफाई होगा। तो बेसिकली दो अप्रोच होती है, पहला होता है डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। डिफर्ड का मतलब होता है लेट, ठीक है, लेट या फिर मतलब स्लोली लेजी, ठीक है, उसको हम डिफर्ड कहते हैं, ठीक है। सो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, बस दो ध्यान से समझना, लास्ट में बता दूंगा, बहुत इजी ट्रिक। डेटाबेस चेंजेस आर अप्लाइड ओनली आफ्टर द ट्रांजेक्शन कमिट, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर डेटाबेस के अंदर चेंजेस तभी होते हैं जब हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कमिट करता है, ठीक है। जब तक कमिट नहीं करेगा डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर लॉग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि अगर हमारा ऑपरेशन लॉग्ड तभी होगा, बट ऑपरेशंस आर लॉग्ड बट चेंजेस आर डिफर्ड अंटिल द ट्रांजेक्शन कमिट, ठीक है। तो देखो इसमें मतलब लॉग में भी यही है कि लॉग तो होता रहेगा आपका हर ऑपरेशन, लेकिन आपके जो चेंजेस होंगे वो तभी होंगे जब हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो कमिट होगा, ठीक है। नो अंडू इज रिक्वायर्ड एज चेंजेस आर अप्लाइड ओनली आफ्टर ensuring ट्रांजेक्शन सक्सेस, ठीक है। मतलब इसके अंदर ना आप अंडू नहीं कर सकते, ठीक है। अंडू का क्या मतलब होता है कि जब तक आपका ट्रांजेक्शन ने कमिट नहीं किया है उससे पहले अगर कोई फेलियर आ जाता है तो आप अंडू करके पहले वाले कंसिस्टेंट स्टेट पे पहुंच जाते हो। लेकिन यहीं पर देखो अंडू का काम आया ना, तो देखो यहाँ पर बस रीडू होता है, यहाँ पर अंडू नहीं होता, ठीक है। रीडू मतलब कि कमिट होगा तभी आपका ट्रांजेक्शन जो है वो रिकवर हो पाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से एग्जाम्पल समझते हैं जब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक लॉग्ड गिवन है, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन है, T0 ने लिखा है स्टार्ट, तो यहाँ पर आ गया स्टार्ट। फिर इसने किया राइट, तो यहाँ पर राइट आ गया, है ना। फिर इसने किया राइट, फिर राइट आ गया, कमिट किया इसने, कमिट हो गया। फिर इसने यहाँ पर स्टार्ट किया T1 ने, तो T1 स्टार्ट हो गया। फिर T1 ने राइट किया तो राइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो T0 है जो है उसने कमिट किया है, लेकिन जो T1 है उसने कमिट नहीं किया है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर रिकवरी कैसे होती है डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन, मतलब कि इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो हमारा सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है T0 कमिट के बाद, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्रैश हो गया आपका जो डेटाबेस है, ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो पूरा क्रैश हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हमारे पास हम चेक करेंगे जो हमारा T0 है उसका स्टार्ट है, हाँ भाई स्टार्ट तो है। क्या T0 कमिट है, हाँ है। तो अब हम क्या कर देंगे, रीडू को परफॉर्म कर देंगे और ये जो सारी चीजें हैं वो हमें वापस मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, लॉग के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। अब अगर हमारा सिस्टम क्रैश होता है T1 कमिट से पहले, ठीक है। तो देखो T1 कमिट तो यहाँ पर है ही नहीं, यानी कि हमारा जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम देखेंगे कि T1 के पास स्टार्ट है, हाँ भाई T1 के पास स्टार्ट तो है ना। क्या T1 के पास कमिट है, नहीं T1 के पास कमिट नहीं है। तो यहाँ पर अंडू हो नहीं सकता और रीडू आप कर नहीं सकते। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, इसे इग्नोर कर देगा, ये जो आपका ये वाला जो डेटा है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब आपको डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन के अंदर स्टार्ट की भी रिक्वायरमेंट है, कमिट की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ आप रीडू कर सकते हो, आप अंडू नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वो है हमारा इमीडिएट
डेटाबेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो इमीडिएट डेटा मॉडिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि तुरंत ये चेंजेस करता है, ठीक है। सो चेंजेस टू द डेटाबेस आर अप्लाइड इमीडिएटली इवन बिफोर द ट्रांजेक्शन कमिट, ठीक है। मतलब कि आपका ट्रांजेक्शन ने कमिट नहीं किया उससे पहले ही चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। सो एवरी ऑपरेशन राइट टू द लॉग बिफोर द एक्चुअल डेटाबेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। सो बोथ अंडू एंड रीडू ऑपरेशंस आर नीडेड इन केस ऑफ फेलियर, ठीक है। सो अगर आपका फेलियर होता है तो वहां पर दोनों ऑपरेशन लगते हैं, ठीक है। अंडू भी लगता है और रीडू भी लगता है, ठीक है। तो चलो जल्दी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमारा ये एग्जांपल है, वही वाला सेम टू सेम एग्जांपल है, देख लो, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारा सिस्टम फेल होता है, ठीक है, वही वाली कंडीशन होगी। देखो, यहाँ पर अगर हमारा सिस्टम फेल होता है T0 कमिट से पहले, ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक करेगा क्या स्टार्ट है, हाँ स्टार्ट है, कमिट है, हाँ कमिट है, तो यहाँ पर रीडू कर देगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो सिस्टम में वो क्रैश होता है T1 कमिट से पहले, यानी कि यहाँ पर हमारा जो सिस्टम में क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि T1 के पास सिर्फ स्टार्ट है, कमिट नहीं है। T1 क्या है, हमारा अंडू होगा। T1 सिंस इट इज नॉट कमिटेड, ठीक है, कमिटेड नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा अंडू होगा, ठीक है। मतलब कि जो पहले वैल्यू थी हमारी, यानी कि 600 थी ना पहले वैल्यू इसकी, T1 वाले में जो थी सी की, वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके पास कमिट भी होता तो 500 जो वैल्यू है हमें मिल जाती, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। बहुत इजी इजी से टॉपिक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। एक बार बस रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चेक पॉइंट्स, ठीक है। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आपका जो डेटाबेस है, मतलब कि आप बहुत दिनों से काम कर रहे हो अपने डेटाबेस पे, बहुत दिनों से आप काम कर रहे हो, और आपने मतलब कि आपका एक हफ्ते पहले जो आपका डेटा, आपका मतलब आपने ना चेक कर लिया कि आज जो मेरा, जैसे कि आज हमारी तारीख है 29 जैसे कि तारीख है, ठीक है। आपने चेक कर लिया कि आज 29 पर हमारा जो पूरा डेटाबेस है पूरा अच्छे से कंसिस्टेंट है, ठीक है। मतलब कि कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, चेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके 29 से पहले जितने भी लॉग बने होंगे वो पूरे के पूरे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और 29 के बाद आपके जितने भी लॉग हैं वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मतलब चेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि चेक पॉइंट आपने जहां पर भी लगाया उसके पहले का जितने भी लॉग्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, है ना, और आगे के जो हैं वो सब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर आपके बहुत सारे लॉग पड़े हुए हैं ना, तो डेटा जब आप रिकवरी करते हो ना, तो आप जब रोल बैक करते हो तो आपको समझ नहीं आता कि कहाँ तक रोल बैक करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा आपका डेटा पड़ा हुआ है तो मतलब वो डेटाबेस आपका कंसिस्टेंट भी है तो वो बहुत पीछे तक चले जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप चेक पॉइंट्स का यूज़ करते हो, मैंने आपको ओवरव्यू तो दे ही दिया। A checkpoint is a mechanism that marks a point in a transaction log where system was in consistent state, ठीक है, जहां पर भी सिस्टम होगा कंसिस्टेंट स्टेट में, वहां मार्क कर देते हो। इट ensures efficient log management by discarding older logs after the checkpoint and recording new ones after before the logs आफ्टर द चेक पॉइंट, ठीक है। आफ्टर द चेक पॉइंट नहीं आएगा यहाँ, बिफोर द चेक पॉइंट आएगा, ठीक है। बिफोर द चेक पॉइंट आएगा, ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, जब आपको मिलेगी पीडीएफ। तो देखो, और आफ्टर ये हमारा मतलब क्या है, चेक पॉइंट से पहले वाला डेटा सारा डिस्कार्ड हो जाएगा और आगे वाला डेटा आपका सही रहेगा, ठीक है, वहां से बनेगा, ठीक है। अब आता है हमारा रिकवरी प्रोसेस। इसके अंदर रिकवरी प्रोसेस कैसे होता है, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा लॉग स्कैनिंग होती है, ठीक है, तो आपका रिकवरी सिस्टम जो है स्कैन करता है लॉग को रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि लॉग ऐसे लिखा हुआ है तो वो ऐसे रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, और स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट ट्रांजेक्शन लॉग एंड गोइंग बैक टू द चेक पॉइंट, ठीक है। मतलब कि जो आपका आपने जो एकदम लास्ट में लिखा है ना, वहां से लेकर जो भी आपका चेक पॉइंट होगा वहां तक जाएगा, ठीक है, रिकवरी सिस्टम। और ये चेक करेगा अगर ट्रांजेक्शन ने कमिटेड है तो वो रीडू कर देगा उस लिस्ट को, और अगर ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है, मतलब कमिटेड नहीं है, स्टार्ट तो है, तो वो उसे क्या कर देगा, अंडू कर देगा, ठीक है। बस इतना सा काम होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्या है हमारा चेक पॉइंट का एक एग्जांपल, रिकवरी एग्जांपल है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास ट्रांजेक्शन है, पूरा शेड्यूल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है कि चेक पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, यहाँ पर हमने चेक पॉइंट लगा दिया है। सो यहाँ पर T1 ने स्टार्ट किया, ठीक है, T1 ने स्टार्ट किया, T2 ने स्टार्ट किया, T3 ने स्टार्ट किया, ठीक है। T2 ने कमिट कर दिया, तो T2 का हमारा कमिट हो गया, ये हमारा पूरा हमारा स्टार्ट और कमिट मिल गया। अब T4 ने स्टार्ट किया, T4 ने स्टार्ट किया, T3 ने कमिट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुआ, स्टार्ट और कमिट दोनों मिल गया, है ना। अब क्या होता है कि रीडू ट्रांजेक्शन कौन कौन से होंगे, T2 वाला रीडू होगा और T3 वाला रीडू होगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट भी है और कमिट भी है। लेकिन जो हमारे अंडू ट्रांजेक्शन होंगे वो कौन से होंगे, T1 वाला हमारा अंडू होगा और जो T4 वाला हमारा अंडू होगा, ठीक है।
क्योंकि इसके अंदर स्टार्ट तो है लेकिन कमिट नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको चेक पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के जितने टॉपिक्स थे मैंने सारे खत्म कर दिए है ना, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो गई। और नेक्स्ट में हम क्या क्या देखेंगे, पहले तो यार देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बहुत मेहनत लग रही है लेक्चर बनाने में है ना, और सारे PYQs भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ है ना। तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो यार आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है। और देखो हमने यहाँ से लेकर पूरा ट्रांजैक्शन सिस्टम से लेकर यहाँ तक खत्म कर दिया, चेक पॉइंट तक। नेक्स्ट में डेडलॉक और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस खत्म कर देंगे, ठीक है। चिंता मत करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।